Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to discuss ledger and trial balance and अगर टाइम बचा तो कैश बुक एंड सब्सिडी बुक्स के टॉपिक्स को भी अपने आज फटाफट क्लास में कवर करेंगे राइट। तो स्टार्टिंग टुडेज क्लास विथ लेजर। लेजर इज बेसिकली व्हाट? लेजर लेजर में अपने क्या करते हैं, लेजर अकाउंट में अपने क्या करते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में हुए हैं जिनका रिकॉर्डिंग हमने जर्नल एंट्रीज पास करके रिकॉर्ड किया है, तो जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद द सेकेंड स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू मेंटेन लेजर अकाउंट, प्रिपेयर लेजर अकाउंट। सो लेजर अकाउंट में अपने क्या कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं सारे ट्रांजैक्शंस जिनका जर्नल एंट्री पास हुआ है उसको लेजर अकाउंट में पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लेजर अकाउंट बनाते कैसे, बिल्कुल एक टी शेप में बनाते हैं जिसका लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड है। सो जैसे अपने इन द बुक्स ऑफ नेम ऑफ बिजनेस एंटिटी जिस आइटम का लेजर अकाउंट बना रहे हैं वो लेजर अकाउंट का नाम, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट रुपीज ऑन द डेबिट साइड, सेम चीज डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट रुपीज ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, जर्नल फोलियो बेसिकली किसके लिए, क्रॉस इंडेक्सिंग के लिए, बिकॉज जर्नल एंट्रीज पास करके हम लेजर अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं, तो ये बेसिकली जर्नल का क्रॉस इंडेक्सिंग है। इससे पता चलेगा कि ये वाला जो ट्रांजैक्शन इधर लेजर में पोस्ट हुए इसका जर्नल एंट्री नंबर कौन सा है, राइट। सो दैट इज फॉर जर्नल फोलियो। ओके, सो बेसिकली एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं तो वो सारा उसके लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं। बेसिकली वी आर क्लासिफाइंग ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर आइटम इन इट्स लेजर अकाउंट। देन एंड में अपने क्या करते हैं, लेजर अकाउंट को बैलेंस करते हैं। ध्यान से सुनना, लेजर अकाउंट को बैलेंस करते हैं। लेजर अकाउंट का बैलेंस दो टाइप का होता है, एक है डेबिट बैलेंस, दूसरा है क्रेडिट बैलेंस। तो अपने लेजर अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं, डेबिट साइड का टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। जिस साइड का टोटल शॉर्ट है उधर में बैलेंस अमाउंट को लिख देते हैं। बिल्कुल जैसे एक बीम बैलेंस को बैलेंस करते हैं वैसे लेजर अकाउंट को बैलेंस करते हैं। तो जैसे बीम बैलेंस का दो साइड होता है वैसे लेजर अकाउंट का दो साइड होता है। बीम बैलेंस के दो पैन्स होते हैं ना, राइट। तो लेजर अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड का टोटल करके कंपेयर करते हैं, जिस साइड में टोटल शॉर्ट है बैलेंस अमाउंट उस साइड में लिख देते हैं। तो इसी तरीके से लेजर अकाउंट का दो टाइप का बैलेंस होता है, एक है डेबिट बैलेंस, दूसरा है क्रेडिट बैलेंस। लेजर अकाउंट का डेबिट बैलेंस कब आएगा, व्हेन द डेबिट साइड टोटल इज मोर देन क्रेडिट साइड टोटल। So when the debit side total is more than credit side total, so ledger account has a debit balance, है ना। So जिस साइड का टोटल ज्यादा है तो लेजर अकाउंट का बैलेंस का नेचर इज दैट ओनली, दैट साइड का नाम। So debit side total is more than credit side total, ledger account is said to have a debit balance. Clear? एंड कौन से लेजर अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, जितने भी सारे एक्सपेंसेस एंड एसेट्स है उनका डेबिट बैलेंस होता है। तो सारे एक्सपेंसेस अकाउंट एंड एसेट्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, याद रखना। ठीक है, अच्छा। तो जब डेबिट साइड का टोटल इज मोर देन क्रेडिट साइड का टोटल, सो क्रेडिट साइड का टोटल इज शॉर्ट, डेबिट साइड का टोटल एक्सेस है, क्रेडिट साइड के टोटल शॉर्ट है, सो लेजर अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा। So the closing balance of such ledger account will be on the credit side and opening balance will be on the debit side. Clear है? Then credit balance, अगर ledger account का credit side का total is more than debit side total, ledger account is said to have a credit balance. तो जितने भी इनकम्स हैं, लाइबिलिटीज हैं एंड कैपिटल है इनके लेजर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी इनका क्रेडिट साइड का टोटल इज मोर देन डेबिट साइड का टोटल, दे हैव अ क्रेडिट बैलेंस।
सो इसमें क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल इज मोर देन डेबिट साइड का टोटल, यानी टोटल किधर शॉर्ट है, डेबिट साइड. So the closing balance of such ledger account will be on the debit side and the opening balance will be on the credit side. Clear? अब याद करने का एक शॉर्टकट तरीका है, ध्यान से सुनना. याद करने का एक शॉर्टकट तरीका है. जैसे एसेट और एक्सपेंसेस के लिए रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट. तो सारे एसेट्स एक्सपेंसेस के केस में इंक्रीज डेबिट होता है, इंक्रीज डेबिट होता है. तो सारे एसेट्स एंड एक्सपेंसेस के लेजर अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि इनका डेबिट साइड का टोटल विल बी मोर देन क्रेडिट साइड का टोटल. क्योंकि एक्सपेंसेस और एसेट्स के केस में इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, so the debit side total will be more than credit side total and hence they have a debit balance. Clear? समझ में आया? तो शॉर्टकट क्या है, expenses assets के लिए rule is increase debit, so they ledger account have a debit balance. Opposite, liabilities income capital के लिए rule is increase credit, so their ledger account has a credit balance. क्योंकि rule क्या है, increase credit decrease debit, so their credit side total is more than debit side total, so they have a credit balance. तो increase credit, तो इसलिए credit balance. Clear है? तो इसमें लिखा हुआ है एसेट्स का डेबिट बैलेंस, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल इनकम लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस. ओके. ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को अपन कैसे लिखते हैं, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस के केस में ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आता है टू बैलेंस बी बाई डी, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है बाय बैलेंस सी बाई डी. लाइबिलिटीज कैपिटल इनकम के केस में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है बाय बैलेंस बी बाई डी एंड क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आता है टू बैलेंस सी बाई डी. क्लियर है? ठीक है. फटाफट क्विकली रैपिड फायर बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. रैपिड फायर बोलो. डेबिट साइड टोटल इज मोर देन क्रेडिट साइड टोटल, लेजर अकाउंट हैज अ डैश बैलेंस. फटाफट शॉर्ट में आंसर करो चैट बॉक्स में. डेबिट साइड टोटल इज मोर देन क्रेडिट साइड टोटल, लेजर अकाउंट इज सेट टू हैव अ डैश बैलेंस. फटाफट. सर डेबिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस चैट बॉक्स में फटाफट टाइप करो. क्रेडिट साइड टोटल इज शॉर्ट, ledger account is set to have a dash balance. डेबिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस, वेरी गुड, कैच कर लिया आपने. क्रेडिट साइड टोटल इज मोर देन डेबिट साइड, ledger account is set to have a क्रेडिट साइड. credit balance. Debit side total is short, ledger account is क्रेडिट set to have a बैलेंस. credit balance. तो कौन से ledger account का डेबिट बैलेंस होता है, फटाफट. जितने भी सारे बिजनेस के एसेट्स एंड एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस एंड जितने भी सारे लाइबिलिटीज कैपिटल इनकम है, इनके लेजर अकाउंट का नेचर ऑफ बैलेंस इज डेबिट और क्रेडिट. क्रेडिट बैलेंस, करेक्ट, क्रेडिट बैलेंस. तो सारे असेट्स एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस, क्योंकि रूल क्या है, इंक्रीज डेबिट, तो डेबिट बैलेंस. लाइबिलिटीज कैपिटल इनकम के लेजर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, रूल इज इंक्रीज क्रेडिट, सो दे हैव अ क्रेडिट बैलेंस. राइट. देन एसेट के लेजर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड. डेबिट साइड में. कैसे, बैलेंस पी बाई डी. एंड क्लोजिंग बैलेंस कैसे लिखते हैं, बाई बाय साइड में, बैलेंस. बाय बैलेंस. लाइबिलिटीज कैपिटल के केस में ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में क्रेडिट. लिखते हैं. यानी ओपनिंग बैलेंस हमेशा सेम साइड में होता है. क्लियर? सो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस पी बाई डी एंड क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सी बाई डी. ओके. जो फटाफट एक बार इस पर हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्लास में, अपना कॉपीज फटाफट निकाल लो. ठीक है.
लिखकर इसको सॉल्व करेंगे फटाफट, जिससे लेजर अकाउंट का प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन 1, द फॉलोइंग डेटा इज गिवन बाय मिस्टर एस। मिस्टर एस कौन है? बिजनेस का ओनर है। विथ अ रिक्वेस्ट टू कंपाइल ओनली द टू पर्सनल अकाउंट्स, मिस्टर एच एंड मिस्टर आर। तो अपने को क्या करना है? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एस, मिस्टर एच का अकाउंट बनाना है एंड मिस्टर आर का अकाउंट बनाना है इन हिज लेजर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। क्लियर है? तो इधर में मैं शॉर्ट में बना लेता हूं, आप लोग कॉपी में करो इसको। तो कौन सा दो लेजर अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एस? एच का अकाउंट एंड आर का अकाउंट। रेडी है? फटाफट यस नो बताओ। रेडी Yes, है? sir. ओके, चलो नेक्स्ट। अप्रैल 1 में मिस्टर एस, हम लोग किसके बुक्स में? मिस्टर एस के बुक्स में। मिस्टर एस ओज, ओज मिस्टर आर। तो मिस्टर आर इज अ लाइबिलिटी और एन एसेट? Liability. लाइबिलिटी, बिकॉज क्या लिखा हुआ है? मिस्टर एस ओज, यानी मिस्टर एस इज लाइबल टू पे और टू रिसीव। Pay. is to pay. Mr. S is to pay. Mr. S is to pay to Mr. R. So Mr. R is a liability. Mr. R is a creditor. Liability and liability account का ledger balance is a credit balance, जिसका ओपनिंग बैलेंस अपने कौन से साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कैसे? बाय बैलेंस बी बाई डी। सो ये 1 अप्रैल को बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस। सो आर के लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बी बाई डी। जितना पार्टिसिपेट करोगे आप ही का फायदा है, राइट? मिस्टर एच, मिस्टर एच, मिस्टर एच ओज, ओज मिस्टर एस। तो इन दिस केस मिस्टर एस इज टू रिसीव और इज टू पे? Receive. मिस्टर एस इज टू रिसीव, तो 20,000 is receivable from Mr. H. Mr. H is a debtor, an asset. An asset has a debit balance. So on the debit side, we shall write the opening balance to balance B by D. आप लोग dates भी लिखते रहो। To balance B by D 20,000. तो क्या समझ में आया? Mr. H is a debtor asset. Mr. R is a creditor liability. Okay. Then April 4 में Mr. R sold goods worth rupees 60,000 at the rate 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को देखते, ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट को हटाना है। 60,000 का 10% है 6,000, 6,000 को माइनस करके कितना आ रहा है? 54,000। 54,000. एस, यानी इन दिस केस मिस्टर एस ने, हम लोग किसके बुक्स में है? मिस्टर एस के बुक्स में है। आर ने, तो अपने को ज्यादा ट्रांजैक्शन मिस्टर एस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है। मिस्टर एस के बुक्स में अपने को रिकॉर्ड करना है, तो हम लोग मिस्टर एस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ट्रांजैक्शन को देखेंगे। इधर में मिस्टर आर इज सेलिंग गुड्स टू मिस्टर एस, यानी मिस्टर एस इधर में क्या कर रहा है? मिस्टर आर से गुड्स Purchase. परचेज। जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना अपना फायदा है। सो आर इज मेकिंग अ परचेज एंड परचेज का अमाउंट कितना है? रुपीज 54,000. 54,000। परचेजेस की एंट्री इज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर आर, टू मिस्टर आर, यानी मिस्टर आर अकाउंट के क्रेडिट साइड में अपन लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट। कितना? 54,000। ओके। देन अप्रैल 5 मिस्टर एस सोल्ड टू मिस्टर एच। हम लोग मिस्टर एस के बुक्स में, तो इधर में सेल हुआ है कितने का? 30,000। तो क्या एंट्री पास होगा? मिस्टर एच अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट Pay. 30,000। तो मिस्टर एच अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट 30,000।
प्रियांशु क्लियर है ये वाला? प्रियांशु देर? ओके, चलो आ जाओ। अप्रैल 17 को क्या हो रहा है देखना। रिकॉर्ड अ परचेज ऑफ ₹25,000 नेट फ्रॉम आर। नेट फ्रॉम आर, बोलो। आर से परचेज किया है, तो परचेज के लिए क्या एंट्री पास होगा? परचेजेस Purchases अकाउंट। account debit to Mr. R. आर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई परचेजेस कितना आ रहा है? ₹25,000। यस नो? ओके। Yes. विच वर सोल्ड टू एच एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000। आर से कितना का गुड्स परचेज किया था? 25,000। 20. 25,000 का गुड्स परचेज किया था। एंड यही गुड्स मिस्टर एस ने मिस्टर एच को सेल किया है एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000। यानी सेल कितना में किया? 25,000। 40,000. यस। फोर्टी सो मिस थाउजेंड 40,000 में सेल किया। 25,000 Hmm. प्लस 15,000, 40,000 में सेल किया। सेल के लिए एंट्री इज मिस्टर Mr. H एच। account debit to sales account. तो मिस्टर एच अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट 40,000। ओके। प्रॉफिट का कोई एंट्री पास नहीं होगा, बिकॉज प्रॉफिट ऑटोमेटिकली जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो वो उसमें कैलकुलेट हो जाएगा। ओके। अप्रैल 18, मिस्टर एस एस रिजेक्टेड, जिसके बुक्स में हम लोग हैं, मिस्टर एस रिजेक्टेड 10% ऑफ मिस्टर आर्स गुड्स ऑफ 4th अप्रैल। 4th अप्रैल को मिस्टर एस ने क्या किया था? मिस्टर आर से परचेज कितना का परचेज किया था? 60,000 या 54. 54? 54 54,000। 54. 54,000 54,000 का 10% 5,400 का गुड्स मिस्टर एस ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये बेसिकली क्या हुआ? परचेजेस Purchase रिटर्न। return. रिटर्न एंड परचेजेस रिटर्न के लिए एंट्री इज मिस्टर Mr. R account मिस्टर debit to आर अकाउंट purchases डेबिट return. टू मिस्टर आर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। तो आर अकाउंट के डेबिट साइड में अपन लिखेंगे टू परचेजेस रिटर्न। हाउ मच इज द अमाउंट? 5,400. 5,400। So April 19, Mr. S issued a cash memo. कैश मेमो कब होता है? जब कैश में ट्रांजैक्शन होता है। So Mr. S issued a cash memo for rupees at 10,000 to Mr. H, who came personally for this consignment of goods urgently needed by him. So Mr. H, who came personally, यानी Mr. H खुद आया फॉर दिस कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, ये गुड्स लेने के लिए, उठाने के लिए, अर्जेंटली नीडेड बाय हिम। तो अर्जेंट बेसिस पे मिस्टर एस को गुड्स चाहिए था, वो तो वो खुद आया मिस्टर एस के पास। तो मिस्टर एस ने क्या किया? परचेज या सेल? मिस्टर Sale. मिस्टर एस ने क्या किया? परचेज या सेल? Sale. मिस्टर एच हु केम पर्सनली फॉर दिस कंसाइनमेंट अर्जेंटली नीडेड बाय हिम। तो गुड्स किसको चाहिए? मिस्टर एच को चाहिए। तो मिस्टर एच गुड्स को खरीद रहा है, यानी मिस्टर एस गुड्स को बेच रहा है। मिस्टर एस इज सेलिंग द गुड्स टू मिस्टर एच। ठीक है। तो मिस्टर एस ने गुड्स सेल किया है टू मिस्टर एच। इशूड अ कैश मेमो फॉर ₹10,000। इशूड अ कैश मेमो फॉर ₹10,000। तो ये सेल कैश सेल है? यस और नो? दिस सेल इज व्हाट? अ कैश सेल। कैश मेमो कब इशू होता है? जब कैश में ट्रांजैक्शन होता है। तो हुआ क्या? मिस्टर एच को अर्जेंटली कोई गुड्स का रिक्वायरमेंट था, तो वो एस के पास खुद आता है गुड्स को उठाने के लिए। और इसके और इसमें मिस्टर एच जो है एच को एक कैश मेमो इशू करता है, यानी ये ट्रांजैक्शन कैश सेल है। एंड कैश सेल के लिए अपन क्या एंट्री पास करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश सेल के लिए एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
तो ये वाले एंट्री में एच अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज कैश सेल है, तुरंत पेमेंट मिल चुका है, रिसीव कर लिए 10,000। ये सोनो क्योंकि कैश में इशू है। अब क्योंकि एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो एच अकाउंट इज नॉट इन्वॉल्व इफेक्टेड, यस और नो। तो ये एच अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्लियर है? देन अप्रैल 22 को क्या हुआ है? अप्रैल 22 मिस्टर एच क्लियर्ड हाफ ऑफ हिज टोटल ड्यूज टू मिस्टर एस। हाफ ऑफ हिज टोटल ड्यूज टू मिस्टर एस करते कैलकुलेट। मिस्टर फोर्टी एच फाइव का थाउजेंड करेक्ट, अकाउंट में आ जाओ, हिसाब लगाओ। मिस्टर एच से एस को कितना रिसीव करना है? 20,000। 90,000। टोटल में 90,000 रिसीव करना है। 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 इज 90,000। 90,000 मिस्टर एस को रिसीव करना है और मिस्टर एच को पे करना है। क्या लिखा हुआ है इसमें? मिस्टर एच क्लियर्ड हाफ ऑफ हिज ड्यूज, यानी 45,000 जितना बैलेंस मिस्टर एच क्लियर कर रहा है पेमेंट करके, enjoying a 0.5% cash discount of the payment, enjoying 0.5% cash discount। 0.5% कैश डिस्काउंट मतलब 0.5%। तो 45,000 का 0.5% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करो। 45,000 225। 225 is the amount of cash discount. This is what discount allowed or received by Mr. S. Allowed. 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 So it is an expense. It is an expense. So discount allowed is 225। 225। तो कितना अमाउंट रिसीव किया उसने? 45,000 का पेमेंट क्लियर हुआ है, जिसका 0.5% एज कैश डिस्काउंट, यानी 225 इज कैश। 44,775 rupees. What is the net amount received? Net amount received after cash discount is, net amount received after cash discount is 45,000 minus 225, which is coming to 44,775. So 44,775 is received. So of the payment received, what is the amount received? 44,775 rupees, 20,000 was received by check, यानी 44,775 में से 20,000 चेक में रिसीव हुआ है, एंड बाकी बैलेंस 24,775 इज रिसीव्ड इन कैश। समझ में आया? यस और नो? क्लियर है? Yeah. यस गुडू। मिस्टर एच से इन टोटल कितना रुपया बाकी था पाना? मिस्टर एच के अकाउंट में 90,000 का बैलेंस है। 90,000 का हाफ कैलकुलेट करो, 45,000। So Mr. H cleared half of his total dues. Total dues 90,000, half is 90,000 का half is 45,000, तो 45,000 clear कर रहे हैं। Taking enjoying a 0.5% cash discount, 45,000 का 0.5% is 0.5%। 45,000 into 0.5% is 225 का discount allowed by Mr. S to Mr. H. तो discount allowed is 225. After discount, the amount received is 45,000 minus 225, 44,775. This is the payment received by Mr. S. So of the payment received is 44,775. Of the payment received, 20,000 was by check, यानी 44,775 में चेक से 20,000 रिसीव हुआ एंड बाकी 24,775 कैश में रिसीव हुआ है। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. ओके। सो क्या एंट्री पास होगा, इसके लिए कौन बता पाएगा? 20,000 चेक में रिसीव हुआ, यानी बैंक अकाउंट डेबिट 20,000। आगे बोलो, कंटिन्यू। Bank account debit 20,000. Cash account debit 24,775 to Mr. नहीं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 225 Oh, sorry. Discount allowed account debit 225 टू to मिस्टर एच Mr. अकाउंट। account. हाउ मच? तो एक मिनट। 45,000 ना, 45,000 क्लियर कर रहा अच्छा है ना हाँ, वो।
45,000 क्लियर कैसे किया? 225 का डिस्काउंट के बाद 20,000 चेक एंड बाकी 24,775 कैश में। तो एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, कैश अकाउंट डेबिट 24,775, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 225 टू मिस्टर एच 45,000। तो मिस्टर एच अकाउंट के क्रेडिट साइड में, टू मिस्टर एच अकाउंट है तो मिस्टर एच अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई बैंक फटाफट लिखो 20,000, बाई कैश अकाउंट 24,775, 24,775, 24,775, बाई डिस्काउंट अलाउड हाउ मच? 225. 22। क्लियर है? तो देखो मिस्टर एच अकाउंट के क्रेडिट साइड में 45,000 इन टोटल आ गया। तो ऑब्वियस सा बात है मिस्टर एच अकाउंट में अब बैलेंस कितना बचा? 45,000, द रिमेनिंग अमाउंट। मिस्टर एच अकाउंट के लेजर में 45,000, रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है। डेबिट साइड में 90, क्रेडिट साइड में 45, तो बचा 45। ओके, यानी 45 और रिसीव करना बच गया है, बाकी है। अप्रैल 26 में आर्स टोटल ड्यूज, आर्स टोटल ड्यूज कैलकुलेट करो। आर का टोटल ड्यूज फटाफट, आर का हिसाब लगाओ। 15,000 प्लस 54,000 प्लस 25,000 माइनस 5,400 कितना आ रहा है? माइनस 5,400 नहीं करेगा आप? परचेज रिटर्न जो किया वो तो आर के अकाउंट में से कट जाएगा ना। तो कितना आ रहा है? 15,000 प्लस 54,000 प्लस Sir, it's 25,000, coming up to 88,600. 88,600, 88,600. So ours total dues, ours total dues is coming to 88,600. 88,600 less 10,000 held back. 10,000 held back मतलब मिस्टर 10,000 का एस ने, पेमेंट नहीं हुआ. करेक्ट, मिस्टर एस ने 10,000 रोक लिया है। ठीक है, मिस्टर एस ने 10,000 रोक लिया, हेल्ड बैक, रोक लिया है। 10,000 अभी पेमेंट नहीं करेंगे, रोक लिया है। सप्लायर के साथ रियल लाइफ में भी ऐसे किया जाता है, पूरा पेमेंट एक बार में क्लियर नहीं करते, कुछ अमाउंट को रोक के रखते ताकि आगे जब गुड्स परचेज करे तो वो मेरे को दे दे। राइट, समझ में? तो सप्लायर का कुछ अमाउंट अपने लोग रोक लेते हैं। तो इधर में मिस्टर आर इज अ सप्लायर, तो मिस्टर आर का हमने 10,000 हेल्ड बैक, मिस्टर एच ने हेल्ड बैक, यानी मिस्टर एच ने 10,000 रोक लिया है। 10,000 रोक लिया है। यस नो? Yes, sir. क्लियर है बानी? अपना वीडियो ऑफ कर सकता है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो 10,000 रोक लिया है। तो 10,000 रोकने के बाद कितना पेमेंट करना है? 78,600? यस और नो? 78,600 बिकॉज आर का टोटल ड्यूज इज कमिंग टू 88,600, जिसमें से 10,000 हेल्ड बैक यानी रोक लिया है। तो लेस 10,000 करके कितना आ रहा है? 78,600 वर क्लियर्ड बाय चेक, यानी चेक से इसका पेमेंट हुआ है। enjoying a cash discount of rupees 1,000 made on the payment, right? Enjoying a cash discount of rupees 1,000 on the payment made. So rupees 1,000 is what? Discount allowed or received? डिस्काउंट रिसीव Received. डिस्काउंट रिसीव्ड, बिकॉज जब पेमेंट करते हैं तो वी रिसीव डिस्काउंट, जब पेमेंट लेते हैं वी अलाउ डिस्काउंट। इधर में पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो वी आर, सॉरी, इसमें पेमेंट अपने कर रहे हैं, वी आर मेकिंग द पेमेंट, सो वी आर रिसीविंग डिस्काउंट। वी आर मेकिंग द पेमेंट, सो रिसीविंग डिस्काउंट। सो 1,000 इज डिस्काउंट रिसीव्ड। तो 1,000 रुपए का डिस्काउंट रिसीव करने के बाद व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय चेक? मिस्टर एस ने क्या नक्की किया था? आर 77,600. 77,600, 600. करेक्ट। आर का टोटल ड्यूज था 88,600, जिसमें से मिस्टर एस ने 10,000 हेल्ड बैक, तो उसको लेस करके आ रहा है 78,600, यानी 78,600 का हिसाब क्लियर करना है। क्लियर कैसे हुआ? चेक से, एंजॉइंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ 1,000। तो 1,000 का डिस्काउंट रिसीव करने के बाद चेक से कितना पेमेंट किया? 78,600 माइनस 1,000 इज 77,600। सो चेक से कितना पेमेंट हुआ? 77,600।
after discount received of 1000. So what is the journal entry we pass for this payment made? Tell me. चेक से कितना Mr. पेमेंट? R account debit आर अकाउंट डेबिट, आर इज, बोलो आर अकाउंट डेबिट 78,600. 78,600, आर इज अ लाइबिलिटी, पेमेंट कर रहे हैं उसका, तो लाइबिलिटी डिक्रीज, डेबिट हो रहा है. Otherwise, R is a personal account. Debit the receiver. R is receiving the payment. So debit the receiver. इसका पेमेंट कैसे हो रहा है? चेक से. So to bank account 77,600 after a discount received of 1,000. Discount received income credit. So entry is R account debit 78,600 to bank 77,600 to discount received 1,000. तो R account के डेबिट साइड में क्या आ जाएगा बोलो? टू बैंक कितना? 77,600 to discount received कितना? 1,000. Yes, no? Okay. अब मेरे को बताओ, आर के लेजर अकाउंट को जब अपने बैलेंस करेंगे तो आर के लेजर अकाउंट में बिना कैलकुलेशन किए बताओ आर के लेजर अकाउंट में कितना बैलेंस बचेगा? 10,000 का जो बिजनेस ने रोक लिया है, हेल्ड बैक. 10,000 को छोड़कर बाकी पूरा पेमेंट क्लियर हो चुका है आर का. तो बिजनेस ने आर के लिए आर का 10,000 का पेमेंट हेल्ड बैक यानी रोक लिया है, तो आर के अकाउंट में कितना बैलेंस बचेगा पेमेंट के लिए? टू बी पेड 10,000. लेजर अकाउंट को बैलेंस करके चेक भी कर सकते हैं. क्लियर? ओके. देन अप्रैल 29 को क्लोज एच अकाउंट. अच्छा, एच अकाउंट को क्लोज कर देना है. एच अकाउंट में कितना बैलेंस बच रहा है बताओ? एच अकाउंट में कितना बैलेंस बच रहा है? 45,000. यस और नो? एच अकाउंट के डेबिट साइड में 90 है, 45 का पेमेंट हो चुका है, तो बाकी बचा 45 बच रहा है. तो क्लोज एचएस अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल एक्सेप्ट 5,000 वाज क्लियर्ड बाय हिम. यानी 5,000 छोड़कर बैलेंस अमाउंट कितना? 40,000. 40,000. 40,000. 40,000 बाय हिम, यानी एच ने 40,000 का पेमेंट कर दिया है, 5,000 का पेमेंट नहीं किया. क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज ही वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट. यानी 5,000 क्या हो गया? बिजनेस का बैड डेट Bad लॉस. debt. Bad debt. तो बैंक में कितना आया? 40,000. बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, बैड डेट अकाउंट डेबिट 5,000, टू एच अकाउंट 45,000. देखो एच अकाउंट क्लोज हो जाएगा. सो एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, बैड डेट अकाउंट डेबिट 5,000, टू एच अकाउंट 45,000. तो एच अकाउंट के बाई साइड में बाई बैंक 40,000 बाई बैड डेट. 5,000 को छोड़कर बाकी अमाउंट क्लियर हो चुका है. बाकी था 45, 5,000 को छोड़कर बाकी अमाउंट इज 40,000 क्लियर हो चुका है बाई चेक. तो बाई बैंक 40,000, बैड डेट 5,000. तो देखो एच का अकाउंट क्लोज हो जाता है. दोनों साइड का टोटल मैच, देयर इज नो रिमेनिंग बैलेंस. देन अप्रैल 30 को अपने आर अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो आर अकाउंट में कितना बैलेंस बच रहा है? गुड्डू है क्लास में? हाँ, गुड्डू क्लास में है ना बेटा? तो आर अकाउंट में कितना बैलेंस बच रहा है? 10,000. लेजर अकाउंट को बैलेंस करके देखो 10,000 बच रहा है. क्लियर है? राइट. So this is how a ledger account is prepared. We know how to prepare ledger account. We have done in class 11. अभी CA foundation में एक बार important points in this unit, ledger का unit को revise करवा दिया. And then ledger account पर बेस्ड एक क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जिसमें अपने दो पर्सनल अकाउंट एच अकाउंट एंड आर अकाउंट को बनाना सीखा. तो इस तरीके से अपने को लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना होता है. एंड देन एंड में जाकर लेजर अकाउंट को बैलेंस करते हैं. देन ये पूरा डिस्कशन लेजर अकाउंट रिलेटेड हमारा कंप्लीट. ओके, क्लियर? देन नेक्स्ट अपने क्या बनाएंगे? जर्नल लेजर के बाद आता है किसका पारी? ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में बेसिकली अपने क्या कर रहे हैं? बिजनेस के जितने भी लेजर अकाउंट है जिनमें से एसेट एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंस है एंड लायबिलिटीज कैपिटल एंड इनकम के
क्रेडिट बैलेंस है, तो सारे लेजर अकाउंट को एक जगह एक स्टेटमेंट में लिख रहे हैं। कैसे? बिल्कुल ऐसे। सो एसेट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल का क्रेडिट, इनकम का क्रेडिट, एक्सपेंस का डेबिट। तो इस तरीके से एक स्टेटमेंट के फॉर्मेट में सारे लेजर अकाउंट को एक जगह रख रहे हैं, पुट कर रहे हैं। क्यों? टू चेक डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है कि नहीं, क्योंकि पूरा काउंटिंग एक थंब रूल पर बेस्ड है। फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो सो लेजर अकाउंट के डेबिट बैलेंसेस का टोटल शुड बी इक्वल टू बाकी लेजर अकाउंट के क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल, है ना। सो जितने भी लेजर अकाउंट का डेबिट बैलेंसेस है, उनके डेबिट बैलेंसेस का टोटल शुड बी इक्वल टू बाकी लेजर अकाउंट जिनका क्रेडिट बैलेंसेस है, उनके क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल। सो ऑल द डेबिट बैलेंसेस का टोटल शुड बी इक्वल टू ऑल द क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल। सो वी कैन प्रिज्यूम दैट कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हुआ है, यानी हमारा बुक्स अरिथमेटिकली करेक्ट है। अरिथमेटिक इधर में कैसे आ गया? अरिथमेटिक्स क्या? अकाउंट्स का अरिथमेटिक इज डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। दिस इज अकाउंट्स का अरिथमेटिक्स, अकाउंट्स का मैथ्स। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। एंड देन ट्रायल बैलेंस बनाने का एक ऑब्जेक्टिव ये भी कि अपने को फाइनल अकाउंट्स बनाने में हेल्प होता है, बिकॉज फाइनल अकाउंट्स में अपने क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आते हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस अपने इधर ट्रायल बैलेंस में से उठा लेंगे, बिकॉज ट्रायल बैलेंस में हमने क्या किया? सारे लेजर अकाउंट का बैलेंसेस को एक जगह लिख दिया है, तो सारा हिसाब एक जगह मिल गया एक प्लेन शीट ऑफ पेपर में। तो ट्रायल बैलेंस में सारे एक्सपेंसेस के लेजर अकाउंट का बैलेंसेस मिल गया, तो सारे एक्सपेंसेस को अपने क्या करेंगे? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इधर से निकाल के पुट कर देंगे। देन क्रेडिट से साइड में सारे इनकम्स, देन बैलेंस शीट में असेट, देन बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज के साइड में पहले कैपिटल एंड बाकी लाइबिलिटीज, एंड एसेट के साइड में सारे एसेट्स। तो ये ट्रायल बैलेंस मेरे को हेल्प करता है फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए। तो इसीलिए बोलकर फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में हमेशा एक ट्रायल बैलेंस मिलेगा एंड इसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिलता है। ठीक है। ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं करता है तो डिफरेंस अमाउंट अपने सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं वेयर द टोटल इज शॉर्ट। सस्पेंस अकाउंट आने का मतलब बुक्स में एरर है, बुक्स आर नॉट एक्यूरेट, बुक्स में एरर है। सो एरर को रेक्टिफाई करते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करके। रेक्टिफिकेशंस एंट्रीज पास करने के बाद सस्पेंस अकाउंट शुड बी क्लोज्ड। क्लियर? तो ट्रायल बैलेंस बनाए, इट इज अ स्टेटमेंट जिधर मैं अपने सारे लेजर अकाउंट के उनके रेस्पेक्टिव डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस को एक जगह समराइज्ड ये, देन डेबिट बैलेंसेस का टोटल, क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल करके चेक किया कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हुआ कि नहीं। तो अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं किया, यानी डेबिट का टोटल इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट का टोटल, देन डिफरेंस अमाउंट अपने सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं जिस भी साइड टोटल शॉर्ट है। सस्पेंस अकाउंट का आने का मतलब बुक्स में गॉन्डोगोल है, एरर है, तो एरर को रेक्टिफाई करेंगे, रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्रीज पास करके। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करने के बाद सस्पेंस अकाउंट का कोई काम नहीं है, वो बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली आफ्टर ऑल द रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हैज बीन पास्ड। क्लियर है? पुरुषोत्तम क्लियर है? यस सर। ओके। सो अभी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल को रेफर कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में क्या क्या करना है? इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में लेजर वाले यूनिट का एक ही क्वेश्चन करने लायक है, दैट इज इलस्ट्रेशन 3, जो कि हमने अभी क्लास में कर लिया है। सो और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो ये चैप्टर क्लोज। देन कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में एज सच इंस्टीट्यूट के मटेरियल से कोई भी सम्स प्रैक्टिस करने लायक नहीं है, बट हाँ, क्योंकि ट्रायल बैलेंस एज सच अपने आप में एक स्टैंड अलोन टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं बनता, बट फिर भी ट्रायल बैलेंस का जो कंसेप्ट है वो आने वाले चैप्टर्स में काम लगेगा।
तो अपने प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 4, सिंघानिया वाला इलस्ट्रेशन 4। इसको आप होम टास्क में कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या है, सिंघानिया ने अपने आप से एक ट्रायल बैलेंस बनाया जो कि गलत है। तो आपको बेसिकली रेक्टिफाई करना है ट्रायल बैलेंस को, यानी आइटम को सही जगह पुट करना है ना। आइटम को सही जगह पुट करना है कैसे, जैसे जितने भी सारे असेट्स एंड एक्सपेंसेस के लेजर अकाउंट का बैलेंस है, चेक करना है वो डेबिट के कॉलम में है कि नहीं। एंड जितने भी सारे लाइबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल के लेजर अकाउंट का बैलेंसेस है, चेक करना है कि वो क्रेडिट के कॉलम में है कि नहीं। नहीं है तो करेक्ट करके करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो बेसिकली चेक करना है एसेट्स एक्सपेंसेस के लेजर अकाउंट का बैलेंस डेबिट कॉलम में है, लाइबिलिटीज कैपिटल इनकम के लेजर अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट कॉलम में है। नहीं है तो करेक्शन कर देना है, करके करेक्ट ट्रायल बैलेंस ड्राफ्ट करके देना। तो ये एक लौता क्वेश्चन अपने मटेरियल से करेंगे फ्रॉम दिस यूनिट 3 ट्रायल बैलेंस। कमिंग टू यूनिट 4 सब्सिडरी बुक्स, इसको अपने बहुत लाइटली लेते हैं, ठीक है। बट अगर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख ले, अगर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख ले, तो आपको सब्सिडरी बुक से भी 4 to 5 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ मिल जाएगा। सब्सिडरी बुक्स बेसिकली क्या है, इधर में एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। देखो इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेजरली दो टाइप, प्रिंसिपल बुक्स एंड सब्सिडरी बुक्स। प्रिंसिपल बुक्स में क्या है, कैश बुक है एंड लेजर, लेजर का बुक है। तो प्रिंसिपल बुक्स में कैश बुक, एंड सब्सिडरी बुक्स में क्या है, परचेजेस डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेजेस रिटर्न डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, बिल्स रिसीवेबल डे बुक, बिल्स पेबल डे बुक। डे बुक से समझ जाओ, डे बुक यानी जर्नल रिकॉर्ड हो रहा है इधर में, एंड देन जर्नल प्रॉपर। पर्पस बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है। जैसे परचेजेस बुक में अपने सारे क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड मतलब जर्नल एंट्री। सर कैश परचेज हुआ तो वो कैश बुक में जाएगा बिकॉज वो कैश ट्रांजैक्शन है। सेल्स डे बुक में सारे क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स हुआ तो कैश बुक में। परचेजेस रिटर्न में सारे परचेजेस रिटर्न, क्रेडिट परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट सेल्स रिटर्न। बिल्स रिसीवेबल बुक में जब भी बिल्स रिसीव होता है, रिसीवेबल बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। एंड जब भी अपने कोई बिल को एक्सेप्ट करते हैं तो वो बिल्स पेबल बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। बाकी सारे ट्रांजैक्शंस किधर आ जाएंगे, जनरल प्रॉपर में आ जाएंगे। यानी जो ट्रांजैक्शंस परचेजेस बुक, सेल्स डे बुक, परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न डे बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल बुक में नहीं आता, कैश बुक में नहीं आता, वो किधर जाता है, जो बाकी कोई डे बुक में नहीं आता वो किधर जाता है, जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है। क्लियर है, राइट। तो मेरे को आपको क्या करना है, सब्सिडियरी बुक्स के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है, बिकॉज इसके सारे इलस्ट्रेशंस को प्रैक्टिस करना है, बिकॉज सब्सिडियरी बुक से क्वेश्चंस आता है। इनफैक्ट लास्ट टर्म में सब्सिडियरी बुक का एक क्वेश्चन आया था, तो इससे क्वेश्चन टेस्ट होता है। इसमें ये बहुत इजी है, बेसिकली अपने को हर एक डे बुक का एक फॉर्मेट समझ लेना है, एंड देन एंट्रीज का डिटेल्स उसमें लिखना है, राइट। तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो इसको अपने एक बार फॉर्मेट को देखकर उसमें सारे ट्रांजैक्शंस को जैसे पुट करना है वो देख लेंगे तो आराम से इसको खुद से कर पाएंगे। तो अपने को ये वाला भी करके देना है, राइट। तो ये सेल्फ स्टडी है, सब्सिडियरी बुक्स अपना सेल्फ स्टडी हो गया। तो एक बार फॉर्मेट को समझ लो। लेजर अकाउंट इसमें प्रैक्टिस नहीं करना है दोस्तों, इसमें खाली सब्सिडियरी बुक्स को प्रैक्टिस करेंगे अपने, राइट। यानी सेल्स डे बुक, परचेजेस डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेजेस रिटर्न डे बुक, यही 4 बुक है मोटा मोटी, तो यही 4 है। तो इसका फॉर्मेट को देख लेना है, समझ में आ जाएगा फॉर्मेट कैसा है। तो बस ट्रांजैक्शन का डिटेल्स उधर में जैसे पुट करना है वैसे पुट करके करेंगे। तो इसको एक बार सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना है। क्लियर है, यस नो, ओके। नाउ
कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 5, कैश बुक। ठीक है, कैश बुक बेसिकली क्या है? इट इज टू, कैश बुक इज अ प्रिंसिपल बुक। ठीक है, इसमें बेसिकली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। एंड कैश बुक का जो फॉर्मेट है एकदम लेजर के जैसा है, लेजर जैसा है, तो इसलिए कैश बुक को अपने जर्नल कम लेजर भी बोलते हैं। तो बेसिकली कैश बुक प्रिपेयर करने के बाद जिधर में कैश एंड बैंक के जर्नल एंट्रीज तो रिकॉर्ड हो ही रहे, क्योंकि कैश बुक का फॉर्मेट लेजर अकाउंट जैसे है, तो कैश बुक प्रिपेयर करने के बाद अपने को कैश अकाउंट का लेजर टी शेप में एंड बैंक अकाउंट का लेजर प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं होता। ठीक है, तो कैश बुक में भी देखो बहुत सारे टाइप से सिंपल कैश बुक है। सिंपल कैश बुक में खाली कैश कॉलम मिलेगा। 2 कॉलम कैश बुक में अपने को कैश एंड डिस्काउंट कॉलम मिलेगा, बिकॉज कैश बुक है ना ये, तो यानी इसमें कैश का पेमेंट्स एंड रिसीट्स रिकॉर्ड होगा। एंड जब अपने किसी सप्लायर का पेमेंट वक्त से पहले कर देते हैं, अर्ली पेमेंट के केस में वी रिसीव डिस्काउंट। ऑन दी अदर साइड किसी कस्टमर से मेरे को, डेटर से मेरे को अर्ली पेमेंट रिसीव होता है, तो वी अलाउ डिस्काउंट। सो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, दीज आर कैश डिस्काउंट्स in case of early payment and receipts. So कैश बुक में ही एक कॉलम डिस्काउंट के लिए भी बनाते हैं। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में, ट्रिपल कॉलम या 3 कॉलम कैश बुक में 3 कॉलम्स क्या क्या चीज के लिए हुए? कैश के लिए हुए, बैंक के लिए हुए एंड डिस्काउंट के लिए हुआ। यस और नो? क्लियर हो रहा है ना? सो कैश बुक का एक डेबिट साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, क्रेडिट राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में अमाउंट के 3 कॉलम है। ट्रिपल कॉलम ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में अमाउंट के 3 कॉलम है। अमाउंट के 3 कॉलम कैसे? कैश, बैंक, डिस्काउंट। अब कैश बुक का जो डेबिट साइड है उसमें जो डिस्काउंट का कॉलम है, बताओ वो डिस्काउंट का कॉलम किसका होगा? डिस्काउंट अलाउड का या डिस्काउंट रिसीव्ड का? एंड क्यों होगा? गुड्डू बताओ। कैश बुक के डेबिट साइड में जो डिस्काउंट का कॉलम है, वो डिस्काउंट का कॉलम इज फॉर व्हाट? डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड? ओके, बताओ। प्रियांशु टेल मी। Sir, allowed. Discount allowed. Okay. Why? What is the reason? Sir, डेबिट कॉलम इज द मतलब रिसिप्ट का कॉलम है, तो ओके ओके, बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड, कंटिन्यू। सर रिसिप्ट का कॉलम है, रिसिप्ट का कॉलम में अगर हम लोग कुछ सेल करें तो सेल में अच्छा, डिस्काउंट अलाउड। प्रियांशु इज टेलिंग दैट कि बेसिकली ही इज टेलिंग दैट कैश बुक का जो डेबिट साइड है वो बेसिकली रिसीट का साइड है। तो जब अपने डेटर से अमाउंट रिसीव कर रहे हैं और वो मेरे को अर्ली पेमेंट कर रहे हैं, यानी वी आर रिसीविंग अर्ली पेमेंट, वी आर रिसीविंग अर्ली पेमेंट फ्रॉम डेटर्स, receiving early payment from debtors, so in that case the business entity will allow discount to the debtor. So debtor से जब amount receive कर रहे हैं वो receipt side debit side में आएगा। अर्ली पेमेंट के केस में डिस्काउंट अलाउ करेंगे, तो इससे डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड का कॉलम है। यस यस हाँ सर, यस करेक्ट, सर। ये वही बोलना चाह रहे हैं। तो सिमिलरली क्रेडिट साइड इज फॉर द पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड इज फॉर द पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में जो डिस्काउंट अलाउड है दैट इज फॉर, सॉरी, जो डिस्काउंट का कॉलम है दैट इज फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड, बिकॉज पेमेंट अपने सप्लायर को करता है एंड व्हेन वी मेक अर्ली पेमेंट टू द सप्लायर वी रिसीव डिस्काउंट। यस और नो? तो इसलिए पेमेंट के साइड में डिस्काउंट रिसीव्ड। अदरवाइज एक और एक्सप्लेनेशन है, डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंस डेबिट साइड, डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम क्रेडिट साइड। बट प्रियांशु वाला लॉजिक इज मोर अप्रोप्रिएट। क्लियर? अपने को सिंपल कैश बुक यानी सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें केवल कैश कॉलम है वो प्रैक्टिस नहीं करना है, नॉट रिक्वायर्ड।
डबल कॉलम एक बार देख सकते हैं, बट मेन अभी अपने क्लास में क्या करेंगे, ट्रिपल कॉलम करेंगे, राइट। सो कमिंग टू इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 3 में आ जाओ, रेडी रिद्धि, देर, Yes, sir. ओके। सो अभी अपने कौन से इलस्ट्रेशन करेंगे, इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 3 में क्या करना है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाना है। फॉर्मेट को रेडी कर सकते हैं अपने, बिल्कुल इस तरीके से देखो, बिल्कुल इस तरीके से। कैश बुक, कैश बुक, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। डेट, डेबिट साइड में सारे रिसीट्स है, क्रेडिट साइड में सारे पेमेंट्स है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स ना लिखकर आप पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, बट ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, रिसीट एंड पेमेंट। तो पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, डू नॉट, नो टेंशन इन दैट। यस, अब क्योंकि कैश बुक में कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस के जर्नल एंट्रीज पास हो रहे हैं, तो इसीलिए जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद उसका लेजर अकाउंट में पोस्टिंग होगा, तो इसीलिए लेजर फोलियो का कॉलम है। देन कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम, ये डिस्काउंट कॉलम डिस्काउंट अलाउड के लिए है, राइट। एंड क्रेडिट साइड में डिस्काउंट कॉलम इज फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, राइट। एक बार प्रैक्टिस करते हैं। फॉर्मेट रेडी है सबका, चलो रेडी, यस नो फटाफट जवाब दो, फटाफट रेडी करो, नहीं है तो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चंस क्लास में हो रहा है वो बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेडी करो फॉर्मेट, रेडी करके सबको चैट बॉक्स में कंफर्म करो। आमना का रेडी है, अटेंडेंस भी हो जाएगा क्लास में। गुड्डू का रेडी है, गुड्डू ने मेरे को इमेज व्हाट्सएप भी कर दे कि देखो मेरा रेडी हो चुका है, ओके। बानी रेडी, चलो नाइस। अभी एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। चंद्रिका commences बिजनेस विद कैश, एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश बुक के डेबिट साइड में टू कैपिटल, कैश कॉलम में 20,000, फटाफट लिखो। कैश बुक के डेबिट साइड में टू कैपिटल, कैश कॉलम में 20,000, राइट। डेट ये सब पुट कर देना। देन ही पेड इनटू करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट माने की प्रियांशु, करेंट अकाउंट माने करेंट बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट इन द बैंक। सो पेड इनटू द करेंट अकाउंट मींस पेड इनटू द बैंक, यानी 19,000 कैश बॉक्स में से निकाल कर बैंक में डिपॉजिट किया है। अच्छा एक लाइन इधर में मेंशन्ड है, पढ़े नहीं हम लोग, पढ़ेंगे। चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट, चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट का मतलब क्या है कि जब भी किसी से अपने को चेक रिसीव करता है तो हम लोग पहले उसको कैश बॉक्स में रखते हैं, बस सिंपल सा मीनिंग है। चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट का मतलब क्या, जब भी किसी पार्टी से चेक रिसीव करते हैं पहले हम लोग उसको कैश बॉक्स में रखते हैं, सिंपल सा मीनिंग। कैश बॉक्स में रखने का मतलब उसको कैश की तरह ट्रीट करना है, ना कि चेक की तरह, क्लियर है। देन फिर अपने कैश बॉक्स में से वो चेक निकालकर बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, क्लियर है। अभी इसका इफेक्ट समझ में आएगा, इंपैक्ट समझ में आएगा, डू नॉट वरी ऑन दिस, ओके। सो आ जाओ, ही पेड इनटू द बैंक, यानी उसने 19,000 बैंक में जमा किया, कैश बॉक्स में से 19,000 निकालकर बैंक में जमा किया। बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसका इफेक्ट बोलो कहां आएगा, कैश बुक के डेबिट साइड में टू कैश, बैंक कॉलम में 19,000, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में बाय बैंक, कैश कॉलम में 19,000,
तो अगर अपने देखे कि ये वाला जो एंट्री है, ये एंट्री का दोनों डेबिट क्रेडिट दोनों एक ही अकाउंट में आ गया है ना। ये वाला जो एंट्री है देखो इधर में, इसका डेबिट क्रेडिट दोनों एक ही अकाउंट में आ गया। सो विल वी कॉल दिस टाइप ऑफ एंट्रीज एज कॉन्ट्रा एंट्रीज, एंड इनको हम सी से डिनोट करते हैं। तो ये चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? फटाफट जवाब तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता यार। संस्कृति, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. संस्कृति कर रही कि सो गई? कर रही हूँ। ओके ओके, चलो आ जाओ। देन क्लियर है। January 4, he received a check from Kirti and Company on account. He received check from Kirti and Company on account, यानी चेक रिसीव किया है 600 रुपया का। और देखो इधर में क्या लिखा है, चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट। तो कीर्ति एंड कंपनी से जो चेक रिसीव हुआ वो पहले कहां रखा? कैश बॉक्स में। तो कैश में रख लिया उसको, तो इसके लिए एंट्री क्या पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कीर्ति एंड कंपनी या कैश अकाउंट डेबिट टू कीर्ति एंड कंपनी? Who can tell me the Cash correct one? account debit to Cash Kirti and account. Company. Kirti and Company. कैश अकाउंट डेबिट टू कीर्ति एंड कंपनी, बिकॉज ये चेक हमने कहां पर रखा? कैश बॉक्स में रखा। चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कीर्ति एंड कंपनी। तो कैश बुक में कहां पर बोलो? डेबिट साइड में टू कीर्ति एंड कंपनी, कैश कॉलम में 600, कैश कॉलम में 600। तो कैश बॉक्स में कीर्ति एंड कंपनी का 600 का चेक पड़ा हुआ है। जनवरी 7 को क्या किया? ही पेज इन बैंक कीर्ति एंड कंपनी से चेक, यानी जनवरी 7 को उसने क्या किया? कैश बॉक्स को खोला, कीर्ति का 600 चेक निकालकर बैंक में जमा कर दिया। तो कैश बॉक्स में से 600 का चेक निकालकर बैंक में जमा किया। इसके लिए कौन मेरे को एंट्री बता सकता है? Bank account Bank debit to account cash. debit to cash account. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये भी मेरा कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। कैश बुक के डेबिट साइड में टू टू कैश अकाउंट बैंक कॉलम में 600, एंड क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट, सॉरी बाय बैंक अकाउंट। फिर से कैश बुक के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट बैंक कॉलम में 600, क्रेडिट साइड में बोलो बाय बैंक अकाउंट कैश कॉलम में 600। ओके ओके। जनवरी 10, he pays Ratan and company by check and is allowed a discount ₹20। तो ये एक्चुअली में डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है? Received. दिस इज रिसीव्ड, बिकॉज जब भी पेमेंट करते हैं तो वी रिसीव डिस्काउंट, एंड जब पेमेंट रिसीव करते हैं तो वी अलाउ डिस्काउंट। तो इधर में रतन एंड कंपनी को अपने पेमेंट कर रहे हैं, मेकिंग पेमेंट, तो वी आर रिसीविंग डिस्काउंट। सो 20 इज रिसीविंग डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो बोलो ये किधर जाए? इसका एंट्री बता दो, एंट्री बता दो फटाफट, एंट्री बताओ, एंट्री बताओ। Ratan and Company account debit रतन एंड कंपनी 350. अकाउंट डेबिट टू बैंक, 350 to bank account 330 to discount received. करेक्ट। रतन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 350 टू बैंक अकाउंट 330 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 20। सो पेमेंट क्रेडिट साइड में बाय रतन एंड कंपनी, डिस्काउंट कॉलम में 20, बैंक कॉलम में 330। क्लियर है? नेक्स्ट, त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हिज बैंक, यानी त्रिपाठी एंड कंपनी ने डायरेक्ट अकाउंट में रुपया डाल दिया है। तो एंट्री विल बी व्हाट? बैंक अकाउंट डेबिट Bank account debit to With to Tripathi and Company. तो कैश बुक के डेबिट साइड में टू त्रिपाठी एंड कंपनी, बैंक कॉलम में 475।
he receives a check. He receives a check from Varshi and allows him discount 35,450. Now, Priyanshu, tell me the correct entry for this. He receives a check from Varshi. Do not see the answer, huh? And allows him discount rupees 35, rupees 450. Bolo. Priyanshu, tell me the entry. सर बैंक अकाउंट डेबिट नहीं, मजा नहीं आया. कैश कैश अकाउंट अकाउंट डेबिट सॉरी सॉरी Why cash account debit? Because checks are first treated हाँ हाँ as cash receipt. हाँ तो जब भी अपने चेक रिसीव करते पहले उसको कैश बॉक्स में कैश डालते हैं. तो इसीलिए बोलो कैश अकाउंट डेबिट. आगे कंटिन्यू. कैश अकाउंट डेबिट कत? 450 450. चेक 450 का है तो कैश बॉक्स में 450 का चेक रखा है. तो कैश अकाउंट डेबिट 450. डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड अलाउड. डिस्काउंट अलाउड 35 टू वार्षी. 485. तो डेबिट साइड में देखो, टू वार्षी, डिस्काउंट कॉलम में 35, कैश कॉलम में 450. क्लियर है? ओके. देन he receives a cash rupees 75 and check rupees 100 for cash sale. इसका रिधि मेरे को बताओ. He receives a cash rupees 75 and check rupees 100 for cash sale. यानी सेल किया है कुछ को और सेल करके कैश 75 का एंड चेक 100 का मिला. तो व्हाट इज द एंट्री? Sir, both will be treated as cash account. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. डन बेटा, थैंक यू सो मच. वो बोल रहे चेक रिसीव है तो उसको पहले अपने कैश बॉक्स में रखते हैं, तो इट विल बी ट्रीटेड एज कैश रिसीट फर्स्ट. फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट. सो एंट्री विल बी व्हाट? कैश अकाउंट डेबिट. कितना से? 75 प्लस 100 इज 175. सो कैश अकाउंट डेबिट 175 टू सेल्स अकाउंट. सो डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट 175. एक्सेलेंट. देन he pays into bank. He pays into bank मतलब बैंक में डिपॉजिट किया है. इंक्लूडिंग चेक्स रिसीव्ड ऑन 15th एंड 20th. 15 को कितना का चेक रिसीव हुआ था? वर्षी से 450 का. एंड 20th को कितना चेक रिसीव हुआ? 100 का. तो कितना चेक रिसीव हुआ बोलो? 550. सो क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना. He pays into bank including checks received on 15th and 20th. यानी टोटल में वो 1000 रुपया डिपॉजिट कर रहे हैं, जिसमें से 550 का चेक है एंड बाकी 450 हार्ड कैश है. समझ में आया? टोटल डिपॉजिट इनटू द बैंक इज रुपीज 1000. दिस 1000 includes चेक रिसीव्ड ऑन 15 कितना का? 450 एंड 20th कितना का? 100. तो 1000 में 450 plus 100, 550 is the checks received which was there in the cash box. तो 1000 में 550 is the check received which was there in the cash box, and बाकी 450, 1000 minus 550 is 450 is the hard cash. यानी in total बैंक में deposit 1000 हुआ है. तो tell me the entry. बोलो. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश Account debit to cash. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 1000. बिकॉज वो चेक भी तो कैश ही हो गया ना, बिकॉज उसको पहले कैश रिसीट के जैसे ट्रीट करना है. तो वो जो 550 का चेक डाल रहे हैं वो भी कैश ही है. तो इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000. तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है. कर लिए अपने. सो डेबिट साइड में टू कैश, बैंक कॉलम में 1000. क्रेडिट साइड में बाय बैंक, कैश कॉलम में 1000. Then he pays for cash purchase 275, purchases account debit to cash. Buy side में buy purchases, cash column में 275. He pays sundry expenses to cash. Buy side में buy sundry expenses 50. Then ledger account को balance करो.
ठीक है, क्लियर है? ओके, लेजर अकाउंट को बैलेंस करो, बैलेंस कर लेना घर पर। ठीक है, अभी आ जाओ, आगे की डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक किस लिए मेंटेन करते हैं? देखो, बिजनेस में जो चुटपुट खर्चा होता है, स्मॉल पेमेंट्स, उसके लिए एक पेटी कैशियर अपॉइंट होता है, यानी जो बेसिकली स्मॉल पेमेंट्स को हैंडल करता है। तो पेटी कैशियर जो है वो अलग से एक कैश बुक मेंटेन करता है, विच इज कॉल्ड पेटी कैश बुक, जिसमें अपने स्मॉल पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। सो बिजनेस में दो टाइप का कैशियर है, एक मेन कैशियर, एक पेटी कैशियर है। मेन कैशियर सारे मेजर कैश ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में रिकॉर्ड करता है, एंड पेटी कैशियर सारे पेटी कैश एक्सपेंसेस को के पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करता है। क्लियर है? So petty cash book is maintained by the petty cashier, where he records all the petty expenses, business के small payments. Now, what is impress system of petty cash book? ध्यान से सुनो, क्या होता है, जो मेन कैशियर है वो पेटी कैशियर को एक फिक्स्ड एक सर्टेन अमाउंट मंथ के स्टार्टिंग में दे देता है। ठीक है, से 1000 रुपीज दे दिया, तो मेन कैशियर क्या करता है, क्योंकि पेटी कैशियर को तो डे टू डे बेसिस में ऐसे चुटपुट खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे जेरोक्स करवा के ले आओ, या प्रिंट करवा के ले आओ, या स्टेशनरी का खर्चा हो गया, या पोस्टेज का खर्चा हो गया, कुरियर का खर्चा हो गया, या फिर जैसे कोई एम्प्लॉय बिजनेस के काम से किसी क्लाइंट के पास गया तो उसका कन्वेंस का खर्चा। तो ये सारे खर्चे लगते हैं। क्या क्या पेटी एक्सपेंसेस है? जैसे कुरियर का खर्चा हो गया, कन्वेंस का खर्चा हो गया, स्टेशनरी का खर्चा हो गया, रिफ्रेशमेंट्स का खर्चा हो गया, है ना तेना, बहुत सारे छोटे 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 पेटी एक्सपेंसेस इनकर किए जाते हैं। तो डेली बेसिस में ये सारे खर्चे लगते हैं। तो बार बार पेटी कैशियर जो है वो मेन कैशियर से रुपया नहीं मांगने जाएगा, बिकॉज उससे बेचारा मेन कैशियर का टाइम कंज्यूम होगा, उसका टाइम वेस्ट होगा, वो तंग भी हो जाएगा, परेशान भी हो जाएगा। तो मेन कैशियर क्या करता है, एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम क्या बनाया मेन कैशियर ने पेटी कैशियर को बोला कि मैं तुमको मंथ के स्टार्टिंग में 1000 रुपया दे दूंगा। उससे पहले पूछता है पेटी कैशियर से कि तुम्हारा मंथ का कितना एक्सपेंसेस लगता है। तो बोलता है कि 1000 के आसपास लगता है। तो चलो, मेन कैशियर बोलता है कि चलो 1000 पकड़ लेते हैं, तो 1000 रुपया मैं तुमको मंथ के स्टार्टिंग में दूंगा, और ड्यूरिंग द मंथ तुम 1000 रुपया को पेटी एक्सपेंसेस करने के लिए यूज कर लेना। ठीक है, देन मंथ के एंड में तुम्हारा जो बैलेंस बचता है, ऐसे सपोज 800 का पेटी एक्सपेंसेस इनकर हुआ, तो पेटी कैश बैलेंस कितना बचा? 200 का। बिकॉज मंथ के स्टार्टिंग में मेन कैशियर ने पेटी कैशियर को 1000 दिया, एंड पेटी कैशियर ने कितना का पेटी एक्सपेंसेस कर दिया? 800 का। तो पेटी कैश बैलेंस कितना बचा? 200। 200 रुपया बचा, 200 रुपया क्लोजिंग बैलेंस है। अब नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग में जो मेन कैशियर है वो पेटी कैशियर को कितना देगा? कौन बता सकता है? मंथ के स्टार्टिंग में मेन कैशियर पेटी कैशियर को कितना देगा? 800 देगा, टू मेक अप द बैलेंस टू ₹1000। यानी समझ में आ रहा है ना? टू मेक अप द बैलेंस टू ₹1000, यानी मंथ के स्टार्टिंग में हमेशा पेटी कैशियर के पास 1000 रुपया होगा, टू इनकर पेटी एक्सपेंसेस ड्यूरिंग दैट मंथ। तो ये सिस्टम में बेसिकली क्या है कि मंथ के स्टार्टिंग में हमेशा पेटी कैशियर के पास 1000 रुपया होगा फॉर ऑल द पेटी एक्सपेंसेस टू बी इनकर ड्यूरिंग दैट मंथ। फिर नेक्स्ट मंथ जो है फिर से वो बैलेंस 1000 में कर देंगे, हर महीना बैलेंस ओपनिंग डेट में 1000 में कर देंगे। तो ये सिस्टम को डाला गया, इम्प्रेस किया गया अपॉन पेटी तो कैशियर। समझ में आया ये सोनू? सो दैट इज वाई। तो हाँ बोलो। सो अगर 1000 रुपीज के ऊपर खर्चा हो गया, सो देन द तो वो नेक्स्ट। मेन कैशियर से वो रुपया लेगा, एज सिंपल एज दैट। पॉकेट मनी में भी तो ऐसे होता है ना, बानी पॉकेट मनी लेती है कि नहीं बेटा? यस सर। यस। पॉकेट मनी का क्या सिस्टम है? आप है पेटी कैशियर, पापा है मेन कैशियर। कैशियर। तो आप पेटी कैशियर क्यों है?
बिकॉज आप चुटपुट खर्चा करती हैं, जैसे कि स्टेशनरी खरीद ली, प्रिंटिंग कर ली, जेरोक्स करवा लिया, या कन्वेंस का खर्चा, ये आपके सारे चुटपुट खर्चे। आप पेटी कैशियर है, एंड पापा का मेन कैशियर है। पापा क्यों मेन कैशियर? बिकॉज वो सारे मेजर कैश पेमेंट्स एंड रिसीट्स उन्हीं के हाथ में है, तो वो मेन कैशियर है। तो पापा क्या करता है, आपको मंथ के स्टार्टिंग में एक पॉकेट मनी देते हैं, जैसे 1000 रुपए का पॉकेट मनी दिया। देन बानी उससे अपना पेटी एक्सपेंसेस निकाल लेती है पूरे मंथ में। तो बानी का पेटी एक्सपेंसेस लग गया से ₹800। तो बानी के पॉकेट में 200 रुपया बचा। तो पापा पूछते हैं कितना रुपया है बेटा बानी आपके हाथ में? तो बानी बोलती है पापा पापा 200 रुपया है। तो पापा क्या करते हैं, बानी को 800 रुपया और देते हैं। हालांकि बानी बोलेगी नहीं 200 रुपया है, बट स्टिल आइडियल सिचुएशन में अगर बानी बोलती है ऐसी बात नहीं है सर। अच्छा, मतलब आइडियल सिचुएशन है, तो आइडियल सिचुएशन को रियल लाइफ सिचुएशन मान लेते हैं। तो बानी बोल देती कि 200 रुपया बचा है पापा, तो पापा क्या करते हैं, 800 रुपया बानी को दे देते हैं। बट क्या हुआ, मंथ के लास्ट वीक में कुछ एक्स्ट्रा खर्चा लग गया से 1100 रुपया लग गया, 1100 लग गया, तो 100 रुपया एक्स्ट्रा लग गया। तो तुरंत बानी क्या करेगी, बानी के पास वो 1000 ही था, बट खर्चा कितना लग रहा है, 1100, 100 रुपया एक्स्ट्रा लग गया, तो वो 100 रुपया कहाँ से लेगी बानी? मेन कैशियर से, पापा से। तो वैसे ही पेटी कैशियर करता है। क्लियर? थैंक यू सर। तो दिस इज इम्प्रेस सिस्टम। तो पेटी कैश बुक का क्वेश्चन एक बार आया हुआ है इंस्टीट्यूट के एग्जाम में। ये भी बिल्कुल एकदम सब्सिडरी बुक से जैसा है। इसमें बेसिकली अपने को एक बार फॉर्मेट को समझ लेना है, एंड ये बहुत क्लरिकल है, मैकेनिकल है, बहुत क्लरिकल है। तो इसको एक बार फॉर्मेट को समझकर अपने को आइटम्स को खाली पुट करना है, द वे वी प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स। तो बहुत मैकेनिकल एज सच, इसमें डेबिट क्रेडिट का एज सच या अकाउंट्स का एज सच कोई स्पेशल नॉलेज यूज नहीं हो रहा है, सिंपल सा है। तो इसको अपने देख लेंगे, राइट। जैसे स्टार्टिंग में 100 रुपया दिया उसने, सो एंट्री क्या पास हुआ, 100 रुपया दिया ना, एंट्री क्या पास हुआ, पेटी कैशियर को मेन कैशियर से 100 रुपया मिला। तो इसके लिए एंट्री क्या क्या पास होगा, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिकॉज पेटी कैशियर के पास 100 रुपया आया एंड मेन कैशियर से 100 रुपया गया। तो मेन कैशियर तो कैश को हैंडल कर रहे हैं, एंड पेटी कैशियर पेटी कैश को हैंडल कर रहे हैं। तो एंट्री इज पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सो इसलिए टू कैश अकाउंट। देन ड्यूरिंग द मंथ पेटी कैशियर ये सारे खर्चे करते हैं। सो खर्चे जब करते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। तो पेटी कैश अकाउंट में कैसे लिखोगे, बाय बाय करके लिखोगे, समझ में आ रहा है। एंड देन अपने हर एक एक्सपेंस का इंडिविजुअल कॉलम बना लेते हैं। लास्ट में एक कॉलम मिसलेनियस के लिए बनाते हैं, जिसमें अपने जनरल सारे एक्सपेंसेस को नोट करते हैं जो पेटी एक्सपेंसेस लगता है। इंडिविजुअल कॉलम्स क्यों बना रहे, हिसाब रखने के लिए कि पूरे मंथ में कन्वेंस में कितना खर्चा लग जाता है, देन कार्टेज में कितना खर्चा लगता है। जैसे मैं अपना बात बताऊं, मेरा मंथ में कन्वेंस में 8K लग जाता है, अगर मैं एकदम कैब वैब यूज ना भी करूँ तो मेरा मंथ में 8000 का पेटी एक्सपेंसेस फॉर कन्वेंस लग जाता है। तो ये कैसे पता चला, बिकॉज आई एम मेंटेनिंग अ कैश बुक। तो पूरे मंथ में कन्वेंस का कितना खर्चा, प्रिंटिंग का कितना खर्चा, स्टेशनरी का कितना खर्चा, तो ये अपने टोटल करके निकालते हैं। तो इसीलिए अपने हर एक पेटी एक्सपेंस के लिए इंडिविजुअल एक कॉलम बनाते हैं पेटी कैश बुक में, एंड देन जो एकदम बहुत ही छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं उनके लिए एकदम सन्ड्री एक्सपेंसेस बोलकर बनाते हैं कॉलम। ठीक है, तो वही चीज है। ये वाउचर नंबर क्या है, आप लोग जब सीए बन जाओगे तो आप लोग सबसे पहला काम वाउचिंग का करोगे। तो जब भी कोई पेमेंट होता है, अपने इंटरनली एक बिल इशू करते हैं, एक मेमो इशू करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ वाउचर। ठीक है, ऑफिशियली पेटी कैशियर से मिस्टर, ऑफिशियली पेटी कैशियर जब मतलब किसी स्टाफ को पेमेंट कर रहा है कन्वेंस का, तो वो उसके लिए एक कैश मेमो जैसा, एक बिल वाउचर जैसा बना देता है, जस्ट टू
ऑफिशियली रिकॉर्ड दैट सो मच अमाउंट हैज बीन पेड टू दिस स्टाफ फॉर कन्वेंस। ठीक है, तो वो सारा वाउचर्स अपना रख के रखता है, जिसका ऑडिट भी होता है। डेफिनेटली पेटी एक्सपेंसेस का तो ऑडिट नहीं होता है, बट स्टिल वाउचिंग का सिस्टम है, बता रहा हूं। क्लियर है? सो ये वाउचर नंबर, तो एक बार इसका फॉर्मेट को देख लेंगे एंड देन वी आर कंफर्टेबल डूइंग इट। पेटी कैश बुक को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, ये एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 5 ये अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन 5 अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे, तो इसी के साथ कैश बुक का यूनिट अपना कंप्लीट हो जाता है। तो आज अपने बेसिकली लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडी बुक्स एंड कैश बुक किए, और इसका टास्क क्या है ध्यान से सुनो, एक एक करके नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने से पहले टास्क को कंप्लीट करना है, बिकॉज अपना टारगेट अगर 85 प्लस इन अकाउंट्स है, तो एवरी टास्क शुड बी कंप्लीटेड ऑन अ डेली बेसिस बिफोर द नेक्स्ट क्लास। तो कल के क्लास के लिए टास्क क्या है? जैसे लेजर में तो कोई टास्क नहीं है, बिकॉज इलस्ट्रेशन 3 अपने लेजर के यूनिट में केवल इलस्ट्रेशन 3 इंपॉर्टेंट है, तो वो अपने आज अभी क्लास में सॉल्व कर चुके। देन ट्रायल बैलेंस के यूनिट से अपने एक बार इलस्ट्रेशन 4 को या तो लिख कर सॉल्व कर सकते हैं या एक बार देख सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे, बट यूनिट 4 से, सब्सिडरी बुक से अपने को कम से कम इलस्ट्रेशंस को पूरा लिखकर प्रैक्टिस करना है। एंड स्ट्रेटेजी क्या है? एक बार पूरा फॉर्मेट को समझ जाना है एंड देन खुद से उसको करना है। तो सब्सिडी बुक्स का केवल इलस्ट्रेशंस ही करना है अपने को, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड इसमें लेजर अकाउंट मत बनाना, केवल डे बुक्स ही बनाना। कितने इलस्ट्रेशंस है इन टोटल? इसमें अपने 5 इलस्ट्रेशंस है, तो 5 इलस्ट्रेशन सब्सिडरी बुक्स का। देन कैश बुक में अपने को पेटी कैश बुक इलस्ट्रेशन 4 देख लेना है एक बार, एंड रिटन प्रैक्टिस कर पाओ तो कर सकते हैं। आता है पेटी कैश बुक तो करके जाना सेफ होगा, एंड इलस्ट्रेशन 5 का रिटन प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? तो इसी के साथ चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस का अपना 5 यूनिट डिस्कस हो गया। जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स एंड कैश बुक। एक और यूनिट है चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस में, एक और यूनिट है यूनिट 6। क्या नाम है बोलो, कौन बताएगा उसका नाम? यूनिट 6 का क्या नाम है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वो अपने कल क्लास में करेंगे। ठीक है, रेक्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दीज 5 यूनिट्स। ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, बिकॉज सब्सिडी बुक से भी क्वेश्चन आ चुका है, पेटी कैश बुक से भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इन लोग कहीं से कुछ छोड़ा नहीं है। सब्सिडी बुक से भी क्वेश्चन आया हुआ है, एंड कई बार आया हुआ है। पेटी कैश बुक से 1 या 2 बार आया हुआ है। ठीक है, तो करना तो सभी है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन देता है। सब 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 मतलब कोई भी चीज छोड़ना नहीं है, रिस्क हो जाता है। टारगेट क्या है प्रियांशु? बिफोर टुमारोज क्लास, व्हाट इज द टारगेट फॉर द डे? टेल मी, व्हाट इज योर टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड? टेल मी प्रियांशु। से इलस्ट्रेशंस करना है। नहीं नहीं, लेजर में क्या टास्क है? लेजर में ऐसा सच कोई टास्क है या नहीं? फटाफट, अरे यार, लेजर में क्या टास्क है? संस्कृति, लेजर में क्या टास्क है? लेजर में बस एक इलिस्ट्रेशन करना है और बाकी सब्सिडियरी बुक्स में सारा इलिस्ट्रेशंस रिटर्न प्रैक्टिस लेजर में करना है। फिर से रिपीट करो प्लीज, ध्यान से सुनो यार, ये सारे क्लासेस आप ही के लिए। टास्क को ध्यान से नहीं सुनोगे तो कैसे इलस्ट्रेशन करोगे? 3 करना है pages।
लेजर्स का इलस्ट्रेशन थी ऑलरेडी हमने क्लास में सॉल्व कर लिया। गुड्डू लिख रहे, गुड्डू की बात सुनो। गुड्डू क्या लिख रहा है? इलू 3 रिवाइज। तो इलू को अपने को इलू 3 को रिवाइज करना है। गुड्डू बोल रहा है कि इलस्ट्रेशन 3 हम लोग ने क्लास में सॉल्व कर लिया, तो इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। देन ट्रायल बैलेंस में इलस्ट्रेशन 4 को एक बार देख लेना है, रिटन प्रैक्टिस कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। सब्सिडी बुक्स का 5 इलस्ट्रेशंस को अपने को रिटन प्रैक्टिस करना है। एंड कैश बुक में पेटी कैश बुक इलस्ट्रेशन 4 एंड इलस्ट्रेशन 5, ये दो इलस्ट्रेशंस को अपने को रिटन प्रैक्टिस करना है। यानी मेजरली अपना टास्क इज फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स एंड कैश बुक में पेटी कैश बुक। क्लियर? जिससे क्वेश्चंस आ चुका है एंड कल क्लास अपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करेंगे। राइट ये जो टास्क है ना, इसको करने में मैक्सिमम 2 से 3 घंटा लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, 2 घंटा मैक्सिमम लगाओ। तो अपने क्या करेंगे, डेली बेसिस में 1.5-2 घंटे का क्लास हो रहा है। एंड क्लास में जो टारगेट अपने सेट कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास से पहले करने के लिए, तो उसको अपने को क्या करना है, आफ्टर द क्लास 2 घंटे में खत्म कर देना है। अपने को एक टाइम मेंटेन करना है। यानी पर डे अपने अकाउंट्स में कितना डिवोट कर रहे हैं, इन टोटल 4 आवर्स, 2 आवर्स फॉर द क्लास एंड 2 आवर्स फॉर द टास्क। तो अपने को इस तरीके से टाइम मैनेज करना है, जैसे कि मैक्सिमम 4 आवर्स देना, उससे ज्यादा नहीं। बिकॉज सीए में क्या होता है ना, सारा सब्जेक्ट्स को इक्वली बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो जैसे क्लास अगर कोई दिन अगर 1.5 घंटे में ओवर हो गया, तो हमारा टास्क करने के लिए हमारे पास 2.5 आवर्स है। तो इस तरीके से मैनेज करना है। इन टोटल 4 आवर्स, क्लास के बाद जितना टाइम बचा, आउट ऑफ दैट 4 आवर्स गोज फॉर द टास्क, एंड उसी टाइम के बीच कंप्लीट करना एंड पूरा लिख कर करना। इसको ए टू जेड, डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करोगे मेरे सारे इंस्ट्रक्शंस को, मैं स्टैम्प पेपर में लिख के दे सकता हूँ। यू विल गेट 85+ इन अकाउंट्स। लिख के रख लो, इसको रिकॉर्ड हो रहा है फिर से। समझ में आया? क्लियर है? सो टुमारो सेम टाइम वी आर स्टार्टिंग विथ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टास्क को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास 2 घंटे का टाइम है, तो कर लेना। ठीक है? एंड आई विल बी वेरी हैप्पी, आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू कंप्लीट द टास्क एंड ड्रॉप मी अ मैसेज इन व्हाट्सएप की सर आई हैव कंप्लीटेड माय टास्क। तो उससे मेरे को और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है? ये क्लासेस के लिए। चलो देन, थैंक यू सो मच। डू ड्रॉप मी अ मैसेज आफ्टर यू कंप्लीट द टास्क। एंड सजेशन यही है कि क्लास खत्म होने के तुरंत बाद है टास्क को कंप्लीट कर लो, बिकॉज अभी ताजा है दिमाग में सारा चीज, तो करने से जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज स्मार्ट वर्क। ओके देन, आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच एंड बाय, सी यू टुमारो।